जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहला लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। आर्टिकल 370 को हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी में बदला गया। तब से लेकर आज तक बहुत सी चीजें बदली हैं। 5 लोकसभा सीट वाले जम्मू कश्मीर और 1 लोकसभा सीट वाले लद्दाख में पिछले दिनों चुनाव आयोग की तरफ से परिसीमन भी करवाया गया। जिलों के हदूद में भी तब्दीली हुई, जिस पर सियासत भी खूब हुई। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बिसात बिछ चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नफा नुकसान तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद होने वाला लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा और इसी इम्तिहान से इन तमाम सियासी पार्टियों का राजनीतिक भविष्य तय होगा। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 370 जिसको हटाया गया अगस्त 5, 2019 में, उसके बाद जो है एक अलग ही सियासी पहलू, अलग सियासी चैप्टर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। कई सारी पार्टियों ने अपना एक स्टैंड एक साथ लिया, एक अलायंस में भी आए 370 के हवाले से। तो कुछ पार्टियां जो है 370 के हवाले से खुले में सामने तो नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती हुई नजर आए, जैसे कि कांग्रेस ने कभी भी खुले तौर पर 370 के हवाले से कोई स्टैंड तो नहीं लिया, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑपोजिशन की दीगर पार्टियों के साथ दिखता हुआ नजर आया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर जम्मू से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। समीर, लोकसभा की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं, ऐसे में तमाम पार्टियों के लिए ये एक टेस्ट भी होगा, लिटमस टेस्ट भी होगा। और खासतौर से जब हम बात करते हैं कि असेंबली इलेक्शन से पहले ये भी देखा जाएगा कि किसका कितना स्टैंड और किस मुद्दे पर स्टैंड लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे में तमाम ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या फिर पीडीपी, एनसी, कांग्रेस हो, सबको परखा जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है 2024। हमें ये याद रखना चाहिए कि असेंबली इलेक्शन जब हुए थे 2014 में, और उसके बाद 2019 में जब धारा 370 को हटा दिया था, उसके बाद कई पार्टियों ने जन्म लिया यहाँ, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, उसने जन्म लिया। डीपीएपी है, गुलाम नबी आजाद लेड पार्टी है, उसने जन्म लिया। आम आदमी पार्टी ने अपना एक यहाँ पे ब्रांच बनाया, अपना यूनिट शुरू किया, और अब आम आदमी पार्टी भी फ्रे में है। इसी तरह से छोटी पार्टियां भी कुछ आई है यहाँ पे। तो कुल मिला के बहुत सारी पार्टियों का अब यहाँ पे वर्चस्व है, वो अपना काम कर रही हैं। लोगों का वोट खींचने या लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। और अगर हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करें, आप देखिए धारा 370 जब हटा दिया था, उसके बाद बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि धारा 370 हटने के बाद बहुत सारा काम हुआ है, और नेशनल लेवल पे भी बीजेपी इस चीज को बना रही है। नेशनल लेवल पे भी बीजेपी हर जगह यही बता रही है कि देखिए धारा से 370 हटा दिया गया, और उसके बाद ही यहाँ पे पीस आया, अमन आया, टेररिज्म का खात्मा हुआ, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि धारा 370 हटना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और वो कह रहे हैं कि आप बताइए इंडस्ट्री कहाँ लगी है, आप बताइए आपने रोजगार किन लोगों को दिया, आप बताइए कि कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा यहाँ पे पीस हुआ, अभी भी टारगेट किलिंग चल रही है। तो जो 370 एक इश्यू है, उसके बहाने अपोजिशन और बीजेपी आमने सामने है। और जाहिर तौर पर जब कल इलेक्शन होंगे, अभी तो इस साल जो है म्युनिसिपल पोल्स की बात हो रही है, पंचायत पोल्स की बात हो रही है, जो कि नॉन लोकल बेसिस पर होंगे, लेकिन म्युनिसिपल पोल्स तो लोकल बेसिस पार्टी बेसिस पे होंगे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा दबदबा रहेगा धारा 370 का। हमने देखा जो पहले डीडीसी के पोल्स हुए थे यहाँ पे धारा 370 हटने के बाद, उसमें भी 370 का जो इशू है वो भी एक बड़ा इशू बन के उभरा था, उसमें भी खुल के इस पे सियासत हुई। तो ये जो चीज है ये अब आगे चल के और ज्यादा गरमाएगी। और बिल्कुल समीर, ये बताएं कि जहां पर हम 370 की बात करते हैं, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा हमेशा से रहा है, मैनिफेस्टो में रहा है, और ये जो 370 हटने की बात जो है नेशनल लेवल पर जब इंतखाबात की बात आती है, इलेक्शंस की बात आती है, वहां पर एकदम फिट बैठता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली JNK की बात करती है, तो क्या अब वो इस चीज को कैश कर पाएंगे, और खासतौर से जम्मू के लिहाज से, क्योंकि जम्मू के एतबार से भी बीजेपी इस एजेंडे को हमेशा से पुश करती आई है 370 को, लेकिन अब जब हट चुका है, लेकिन उसके बाद
बाद जो एक रिएक्शन का चेंज चला खासतौर से जम्मू के हवाले से, क्या वहां पर ये कैश कर पाएंगे इस इशू को? देखिए, वो कैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन बीजेपी बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। हालांकि ये धारा 370 का जो इशू है सुप्रीम कोर्ट में भी है, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 2 अगस्त से इसकी डेली बेसिस पे हियरिंग करेगा, तब से अपोजिशन हम ये कह सकते हैं अपोजिशन खेमे में एक जान सी आ गई है। देखिए, पिछले कई सालों से तकरीबन 4-5 साल से लगातार जो अपोजिशन है वो यही कह रही थी कि इस पे कोई हियरिंग नहीं हो रही है, लेकिन अब हियरिंग डेली बेसिस पे होगी। अब उसका क्या रहेगा रिजल्ट, उस पर सबकी नजर होगी, लेकिन जब तक ये इस पे कोई फैसला नहीं होता है, देखिए जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, और बीजेपी को आरएसएस ने, जो अभी आरएसएस के यहाँ पे डॉक्टर कृष्ण गोपाल आए थे, उन्होंने भी कहा कि आपको 370 इशू पे लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि धारा 370 हटना कितना जरूरी था और इससे कितना लोगों को फायदा हुआ। इसमें यह भी समझाइए कि ये सिर्फ किसी रीजन के लिए नहीं, रिलीजन के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए अच्छा था। आज गुजर बकरवाल को फैसिलिटी मिल रही है, आज उनको रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, कश्मीरी पंटू को देने की रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आज रिफ्यूजीज को मुराद मिली है, आज वाल्मीकि हैं, गोरखाज हैं, बाकी जो सेक्शन हैं जिनको अभी तक नेग्लेक्ट किया गया था, और खासकर 35A हटने के बाद जो वुमेन यहाँ पे एम्पावरमेंट हुई है, उस पर वो लोगों को कह रहे हैं कि बीजेपी के कैडर को कह रही है आरएसएस की आप घर घर जाइए, लोगों को समझाए। तो बीजेपी के लीडरशिप भी यही कह रही है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो धारा 370 हटने के बाद क्या फायदे हुए, उसके क्या फायदे, उसको हम जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट धारा 370 हटाई, 35 हटाया, समीर, एक तरफ बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि घर घर जाकर लोगों को समझाया जाए कि 370 हटने से क्या कुछ फायदे हुए हैं, किस तरह से बेनिफिट हुआ है लोगों को, जम्मू कश्मीर को। तो वहीं पर जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी अपना स्टैंड है, चाहे कांग्रेस का एक क्लियर स्टैंड कभी भी ना रहा हो, लेकिन एनसीपीडीपी का एक क्लियर स्टैंड रहा है। पीडीपी ने तो ब्लैक डे तक करार दे दिया था, एनसीबी इसके पूरे खिलाफ है और कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट इसके हवाले से लगातार जारी रहेगा। तो वहीं गुलाम नबी आजाद है जो कहते हैं कि हम इस तरह के प्रॉमिसेस नहीं करेंगे जो कि अचीवेबल नहीं है। तो एक चेन ऑफ रिएक्शन, एक डिफरेंट जो अप्रोच है इन पॉलिटिकल पार्टीज का इस हवाले से है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है, असमंजस में है। कांग्रेस को पता है कि उसका सबसे बड़ा बेस वोट बैंक जो है वो जम्मू में है। जम्मू में जो अहम धारा है वो जो है 370 हटने के बाद यहाँ पे लोगों में खुशी पाई जा रही है, और कांग्रेस को पता है कि अगर हमने धारा 370 पर कोई स्टैंड लिया तो इससे जो जम्मू के लोग हमसे नाराज होंगे। लेकिन अंदर खाने जो नेशनल लेवल पे बीजेपी को घेरने की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस कह रही है कि धारा 370 अब सुप्रीम कोर्ट में है, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो धारा 370 पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्टेट को वापस लाओ। जो आपने यहाँ पे स्टेट से इसको यूटी कर दिया, उस पर वो उनका स्टैंड है कि उसको स्टे कर, लेकिन धारा 370 पर उसका कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि वो असमंजस में है। वो किसी को भी नाराज नहीं कर सकती, खासकर जम्मू के वोटर को नाराज नहीं कर सकते अगर वो धारा 370 के खिलाफ बोलेगी। और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनको पता है कि वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज में जो और कश्मीर में जो ज्यादा सोच है वो ये है कि धारा 370 को वापस लाया जाए। तो बीजेपी, एनसी और पीडीपी के लिए तो खुला ये ओपन स्टैंड है कि वो इसके खिलाफ है, वो इसके हक में है कि जल्द से जल्द इसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद जैसी पार्टी, ये दोनों कंफ्यूजन में है, ये ज्यादा इस पे स्टैंड नहीं ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये अब हिस्ट्री बन चुका है 370 और अब ये कभी वापस नहीं आएगा। तो सियासत बिल्कुल, और जहां पर क्लियरली बीजेपी ने कह दिया है कि ये अब हिस्टोरिकल बात रह चुकी है, और वहीं पर गुलाम नबी आजाद भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। भले ही जो है पीडीपी एनसी इस पर खुलकर बोल रही हो, मुखालफत कर रही हो, लेकिन वहीं अगर स्टेटहुड की बात की जाए और असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, दोनों ने ये प्रॉमिसेस हर बार ही एन नंबर ऑफ टाइम्स ये कहा है कि स्टेटहुड भी वापस आएगा और असेंबली इलेक्शंस भी कराए जाएंगे। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से कौन सी पार्टी इस मुद्दे पर क्या कुछ बोलती है वो देखने वाली बात होगी। समीर, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा के चुनावी संग्राम में तमाम सियासी पार्टियों के सामने एक और बड़ा चैलेंज होगा। वो चुनौती होगी
चुनावी उम्मीदवारों के चयन की। वैसे तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कैंडिडेट की इंतखाब में खूब मंथन करती है, रूठने और मनाने का सिलसिला भी खूब चलता है। कभी कभी तो टिकट न पाने नेता बगावत पर भी उतर आते हैं, तो वहीं बाज दफा इन पार्टियों का चिंतन और मंथन करने के लिए फैसले लिए जाते हैं, उम्मीदवारों को जीत नहीं दिला पाती है। हमारी खास पेशकश में हम रोजाना जिलावार तमाम सियासी समीकरण और उम्मीदवारों के चयन और चुनौती पर बात करेंगे। और इसी कड़ी में आज बात होगी बारामूला सीट पर एनसी की चुनौती की। जी हां, बारामूला लोकसभा सीट से एनसी के अकबर लोन मजबूत दावेदार रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने कड़ी टक्कर होने के बावजूद अपने हक में किया, लेकिन इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ इसलिए कि अकबर लोन काफी वक्त से बीमार चल रहे हैं, तो उनका चुनाव लड़ना न के बराबर है। और ऐसे में एनसी के सामने अकबर लोन के मुकाबले में एक मजबूत उम्मीदवार ढूंढना एक बड़ी चुनौती साबित होगी। हमारे नुमाइंदे रईस बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें, बारामूला की बात करें, एक स्ट्रांग होल्ड हमेशा से 1999 से रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और उसका एक बड़ा चेहरा जिसे 2019 में लोकसभा सीट दिलवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकबर लोन, और अब क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये यकीनन एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि अगर हम अकबर लोन की बात करें तो इनका शुमार जो है एनसी के टॉप लीडरशिप में होता है, और जो कदावर लीडर है एनसी के उनमें इनका शुमार होता है, और इनका एक अपना वोट बैंक है। और जिस तरह से अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन पिछले अगर हम 2-3 डेकेड की बात करें तो वहाँ से अकबर लोन जो है काफ़ी मजबूत कैंडिडेट उभर के सामने आए हैं, और कई बार उन्होंने जो है वहाँ से जीत भी हासिल की है। तो इनका एक अपना वोट बैंक है, लेकिन जो अल्टरनेटिव्स अब एनसी ढूंढेगी उनके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्थ कश्मीर में और पार्टियों के भी कैंडिडेट हैं। अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो दिलावर मीर वहां पे हैं, अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो निजामुद्दीन वहां पे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वोट बैंक भी है, तो कहीं अगर हम देखें तो कड़ी टक्कर इस बार होने वाली है। और एनसी के लिए ये आसान नहीं रहने वाला कि अकबर लोन का अल्टरनेटिव उनको आसानी से मिल जाए या उस तरह से प्रभावित कर सके, या उस तरह से जिस तरह से अगर हम अकबर लोन की बात करें तो 2019 में हमने देखा कि कड़ी टक्कर के बाद भी जो है अकबर लोन जो है वहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो एनसी के लिए इस बार आसान नहीं रहने वाला। जी बिल्कुल, एनसी के लिए आसान नहीं रहेगा। हालांकि हमने 2019 में देखा था पीडीपी के स्ट्रांग लीडर बीजेपी और उसके अलावा 5 और कैंडिडेट्स भी थे इस सीट पर, लेकिन बावजूद उसके अकबर लोन ने जीत दर्ज कराई थी इस सीट पर एनसी के लिए। वहीं अब अगर हम बात करें अब कितना ज़्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट दूसरी पार्टी से भी आ सकते हैं, पीडीपी के लिए भी क्या ये आसान रहेगा अब नॉर्थ की तरफ जाना और वहां पर, क्योंकि हालांकि 2024 में पीडीपी ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब क्योंकि हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये पार्टियां एक साथ भी आ चुकी हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीडीपी और एनसी साथ मिलकर इस तरह से एक दूसरे को उतना ज़्यादा चुनाव में टक्कर ना दे और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़े? जी हाँ, बिल्कुल इसकी भी संभावना है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बकिया पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं तो वो भी उनके भी कैंडिडेट जो है वो मजबूती के साथ यहाँ पे जो है उनका दबदबा है। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने बात की दिलावर मीर की और निजामुद्दीन की, तो यहाँ पे उनका दबदबा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा 2019 के बाद काफ़ी चीज़ें बदली है, और यहाँ पे अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो मुद्दे बदले हैं, एजेंडा बदला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो अब नए यहाँ पे कैंडिडेट आएंगे उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। और जो अकबर लोन का बेटा जो है हिलाल अकबर लोन, उसको तैयार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस लीडर्स है वो भी फील्ड में है, तो इतना आसान नहीं रहने वाला। लेकिन ये भी संभावना है कि पीडीपी और एनसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है एक साथ इसमें आ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल रईस, और वहीं अगर हम देखें कि मुश्किल क्यों इतना ज़्यादा हम कह रहे हैं कि एक जो फिगर रही है अकबर लोन की, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं अपने बयानों के लिहाज से भी, जिस तरह के उनके बयान आते रहे हैं। वहीं उन्होंने ही 2019 में भी बयान दिया था कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया जाएगा, तो वहीं जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता तब तक इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह के उनके अक्सर बयान आते रहे, जिसकी वजह से वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी अक्सर घिरे रहते थे।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम उनकी बात करें तो बिल्कुल तेज तरार बयानों और बेबाक बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी तीखे होते थे, काफ़ी तेज़ होते थे, और उनका अपना एक वोट बैंक है। पिछले 3-4 दहाइयों से वो नॉर्थ कश्मीर में जो है वो वहाँ से वो पॉलिटिक्स में जो है वो काम कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का मिजाज उनको पता है, मुद्दे कौन से हैं, कौन से इश्यूज़ हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो तमाम जो है उनको उस चीज़ का नॉलेज है। यही वजह है कि उनके लिए जो है ये उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जो नए लोग आएंगे उनको अब समझना पड़ेगा, और उनको एक उस तरह की पर्सनैलिटी पहले डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम अकबर लोन की बात करें तो एनसी की जो टॉप लीडरशिप है, जो कद्दावर नेता है एनसी के, उनमें उनका शुमार जो है वो होता है। तो एक पर्सनैलिटी का भी असर यहाँ पे होता है, एक जो पर्सनल स्टारडम होता है, जो एक दबदबा होता है पर्सनैलिटी का, उसका भी है। और दूसरा, अकबर लोन ने यहाँ पे जो है लोगों की काफ़ी खिदमत की है, और लोग उनका जो वोट बैंक है नॉर्थ में वो काफ़ी अच्छा है। तो यही वजह है कि कड़ी टक्कर के बाद भी 2019 में जो है उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन अब जब उनका जो अल्टरनेटिव रहेगा, उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो और लोगों के साथ कम्पीट करना, और जो नेता होंगे उनके साथ कम्पीट करना, तो यकीनन एक मुश्किल, एक कड़ी टक्कर इस बार होगी। मुश्किल होगा, कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन रईस हम इसको कितना जो है डिफिकल्ट माने, या एनसी के लिए अब इसको कितना नामुमकिन क्या अभी कहा जा सकता है? क्योंकि अगर हम देखिए पिछले चुनाव में, अगर 2014 में पीडीपी ने इस सीट पर दर्ज जीत की भी थी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल थी, और 1999 से जब से वजूद में पीडीपी आई थी तब से लेके फिर 2014 में वो जीत दर्ज कर पाई थी, और बहुत मुश्किल से, और ऐसे में कहीं और पार्टियां जो है वो करीब भी नहीं थी, और 2019 में तो दूसरी पार्टी कहीं आसपास उस रेस में दिख भी नहीं रही थी। इतना सही जो है तरीके से जीत दर्ज करवाई थी अकबर लोन ने एनसी के लिए। तो इस बार भी अगर माने कि अगर कोई और कैंडिडेट उठाते भी है नॉर्थ कश्मीर में, क्योंकि उन्हीं का दबदबा हमेशा से रहा है, तो क्या फिर भी एक इजी वे में वो आगे अपना मैसेज जो है कन्वे करवा सकते हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें तो बिल्कुल अकबर लोन का जो अल्टरनेटिव होगा वो बहुत उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैदान में उस तरह से आना और उस तरह से जीत हासिल करना। हमने देखा है कि नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, और यहाँ पे मिलिट्री इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो बॉर्डर से सटा हुआ एरिया रहता है, और हमने यहाँ पे देखा कि अकबर लोन जो है वो यहाँ के लोगों के मिजाज को समझते हैं, यहाँ के इशूज़ क्या है उनको समझते हैं। और पिछले अगर हम 30-35 साल की बात करें तो वो यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स में यहाँ पे जो है वो मसरूफ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, तो तमाम मुद्दों को वो अच्छे से समझते हैं, और उनको पता है कि लोगों का मिजाज क्या है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब जब नया कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए पहले जो है लोगों से मिलना, फिर अपना वोट बैंक डेवलप करना, उसके बाद लोगों के पास जाना, नए मुद्दे खोजना, और फिर लोगों को अपनी ओर माइल करना, अपना वोट बैंक को अट्रैक्ट करना। वो एक तो तरीका जो रहा है अकबर लोन का लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, बहुत डिफरेंट रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज में सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि अटेंशन उनका पूरा लोगों को मिला है। ऐसे में अब एनसी किस तरह से उसका अल्टरनेटिव ढूंढ पाती है, और क्या वो अकबर लोन का नाम आगे रख के ही अपने कैंडिडेट को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। रईस, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नवनिर्मित जिला राजौरी अनंतनाग में गुजर और बकरवाल किसी भी पार्टी के लिए जीत और हार का सबब बन सकते हैं। जी हां, इस लोकसभा सीट पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर रहने वाली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी भी इन इलाकों में बढ़ेगी। ऐसे में सवाल ये कि तमाम सियासी पार्टियां इन इलाकों में उन वोटर्स को अपनी जानिब कैसे राग़िब करेगी, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, गुजर बकरवाल की हमेशा से जो मांग रही है कि हमें पॉलिटिकल सिनेरियो में अक्सर जो है नजरअंदाज किया जाता है, हमें कहीं पे शुमार नहीं किया जाता है, इस बार क्या वो पहलू अब चेंज हो रहा है? देखिए, अगर हम गुजर और बकरवाल की बात करें और पहाड़ी भी इसमें हम जोड़ देते हैं, तो उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 9 साल में बड़े काम किए हैं, ये अपने आप में सच्चाई है। जैसे आप देखिए, फॉरेस्ट लैंड राइट्स दिए गए हैं गुजर्स को, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। इसी तरह से पहाड़ियों को अब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलने वाला है, जिस पर आज मंथन हो रहा है दिल्ली में, और उसकी जो बिल है वो कई दिनों में 1-2 दिन में हो सकता है कि पार्लियामेंट में पेश की जाएगी और उसको पास किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। हालांकि गुजर्स इस पर थोड़ा नाराज दिख रहे हैं, लेकिन उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से अगर हम राजौरी अनंतनाग बेल्ट की बात, जो सीट है जो नई बनी है डिलिमिटेशन में, उसमें तकरीबन अगर हम राजौरी की बात करें तो तकरीबन
25 से 28% जो गुज्जर हैं वो वहां पे रहते हैं, उनका वोट है वहां पे। इसी तरह अगर आप अनंतनाग में देखें तो पहलगाम, कुकरनाग एरियाज में खासी तादाद में गुज्जर्स की एक वहां पे एक प्रेजेंस है। तो राजौरी अनंतनाग की जो सीट है हमेशा वो बहुत ही सेंसिटिव सीट है, उस पर जबरदस्त लड़ाई होने की, पॉलिटिकल एक बैटल होने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी भी बहुत ज्यादा जोर लगाएगी इस पे। और कहा जा रहा है कि रविंदर रैना जो बीजेपी जेएंडके के हेड है, हो सकता है वो इस पे कैंडिडेट हों, ऐसी चर्चाएं हैं। बहुत टॉप सोर्सेज से पता चला है कि बीजेपी चाहती है कि कोई स्ट्रांग कैंडिडेट हो, क्योंकि पीडीपी यहाँ से वहां से हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती या उनकी बेटी वहां से लड़े, ऐसी भी खबरें हैं। तो एक जोरदार मुकाबला होने जा रहा है कि अनंतनाग राजौरी सीट के लिए, क्योंकि अनंतनाग आपको पता ही है कि पीडीपी का हमेशा स्ट्रांग होल्ड रहा है। लेकिन जिस तरह से उस अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा गया और राजौरी को इसके साथ जोड़ा गया, ये पीडीपी के लिए एक बहुत अलार्मिंग बात हुई है। वो उसे खुश नहीं दिख रही है। लेकिन क्योंकि अब चुनाव तो लड़ना है, और अगर अलायंस भी होता है अपोजिशन पार्टीज का, तो पीडीपी को ये सीट मिलेगी। और एनसी अनंतनाग और श्रीनगर और बारामूला वाली सीट लेगी अलायंस में। तो पीडीपी के लिए अनंतनाग बारामूला अनंतनाग राजौरी सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती भी कोशिश कर रही है, वो वहां पे विजिट कर रही है राजौरी। उन्होंने राजौरी का विजिट भी किया है कई बार। और अगर रविंदर रैना की बात करें, वो भी लगातार अनंतनाग का दौरा कर रहे हैं। राजौरी तो है ही उनका अपना होम टाउन है, लेकिन अनंतनाग का भी वो खुले बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। और खासकर उनका जो फोकस रह रहा है बीजेपी का, वो गुजर बकरवाल और पहाड़ी पर है। उनका ये कहना है कि हमने उनके लिए बहुत काम किया है और हमें उम्मीद है कि ये जो गुजर बकरवाल है उनको छला गया है 70 सालों से। लेकिन जो गुजर बकरवाल तबका है, जो ये पहाड़ी कम्युनिटी है, उनके लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है। वहीं ये बताया कि डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस हुई उससे दीगर ओपोजिशन पार्टियां तो उतनी खुश नहीं है, पर ये कि अब जबकि ये एक नई सीट सामने आई है अनंतनाग राजौरी की, क्या इससे गुजर बकरवाल कहीं ना कहीं कम्युनिटी एलिनेट हुई है? क्योंकि हमने देखा अक्टूबर 2022 से जो इंसिडेंट्स सामने आए हैं, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रेज हुआ, तो उस हवाले से भी क्या इस पूरे मामले को देखा जाएगा? देखिए, अगर हम गुजर्स की बात करें तो गुजर्स का इस वक्त का इशू जो है वो है, गुजर्स को लग रहा है कि जो पहाड़ी को अगर एसटी का दर्जा दिया जाता है तो हो सकता है कि इनके कोटे से उसमें उसको छीना जाए और इनके कोटे से ही उनको वो फैसिलिटीज मिले, वो रिजर्वेशन मिलेगी जो उनके लिए फिर घातक होगा। तो गुजर्स का ये कंसर्न है। गुजर्स लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि ये एक प्रॉब्लम है, इनके मन में कंसर्न है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए अमित शाह जो आज मिल रहे हैं वो गुजर्स से मिल रहे हैं, पहाड़ी से मिल रहे हैं, वो इसी की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। रहा सवाल कि गुजर्स क्या सोच लेकर आगे चलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए आप ये देखिए कि बीजेपी ने कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने गुजर जो कि हटाना है उनको उन्होंने राज्यसभा में भेजा। कोशिश क्या थी? एक मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहती है गुजर बकरवाल को, वो चाहती है कि गुजर आगे बढ़े। तो एक कोशिश बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की कोशिश ये रही है कि जो गुजर बकरवाल को हमेशा फील होता रहा है कि उनको पॉलिटिकल वॉइस नहीं मिली, उनको वो पॉलिटिकल वॉइस दी जाए, क्योंकि मुस्लिम ट्राइब है लार्जेस्ट और थर्ड एथनिकल कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में उनको एक आवाज बख्शी जाए। और क्योंकि आज एलजी से भी उनकी मुलाकात हुई और उनके जो रिजर्वेशन के मसाइल है उनको सुना गया। समीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।